करियर चूज़ करने का वक़्त आया, तब मुझे भी लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज़ करना चाहिए। दिल्ली में मैं तो अपने बहुत सारे सवालों का जवाब ढूँढने आई थी, पर यहाँ आके मैं मेट्रो से लेके अपने हॉस्टल तक पहुँचने मेरे हाथ में कम से कम 50 पैम्फलेट थे कि ये पढ़ लीजिए, ये बुक ले लीजिए, यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। मैं और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई। आखिर अब क्या करें? फर्स्ट अटेम्प्ट का जब प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल हताश हो गई थी कि इवन जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो लोग कहते थे अच्छा हिंदी मीडियम से। फाइनली 28 अप्रैल 2018 को यूपीएससी का रिजल्ट आया। मैंने स्क्रॉल डाउन किया और धीरे धीरे अपना नाम खोजती रही। 100 200 तक नाम नहीं था। फिर लगा पता नहीं अब तो सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान ये कोट हमेशा ही मुझे मोटिवेट करता रहा और मैं हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट या हर एक बड़ा सपना देखने वाले व्यक्ति को यही सजेस्ट करना चाहूँगी, जितने बड़े आप सपने देखो उतनी ही मेहनत करने की गट्स भी रखो। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी गर्ग है। मैं यूपीएससी 2018 बैच की आईआरएस ऑफिसर हूँ और वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूँ। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले से बिलोंग करती हूं। मेरे फादर एक बिजनेसमैन हैं, मदर होम मेकर हैं और मेरी पूरी एजुकेशन शुरुआत से लेकर कॉलेज तक की रॉबर्ट्सगंज शहर से ही हुई है। अगर आप पूछें यूपीएससी में मेरा रुझान कैसे हुआ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आई वॉज काइंड ऑफ गर्ल जो शुरुआत से ही स्टडी में थी, हमेशा स्टूडियस रही। और नॉर्मली आप देखेंगे यूपी में, स्पेशली ईस्टर्न यूपी में, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है उसको उसके टीचर्स पेरेंट्स सब यही कहते हैं कि आप अफसर बनो, आप सिविल सर्विसेज क्रैक करो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। ऑल्दो कभी किसी ने मुझे कंपेल नहीं किया, कभी मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं यही करना है, लेकिन जैसे जैसे अपनी पढ़ाई ख़त्म करती गई, 12th पास किया, करियर चूज़ करने का वक़्त आया, तब मुझे भी लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज़ करना चाहिए। फिर आगे वही प्रॉब्लम जैसे सभी के आगे होती है, कहाँ से शुरू करें? क्या करें? किससे गाइडेंस लें? मेरा शहर एक ऐसा था जहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई बुक्स अवेलेबल नहीं थी, अच्छे न्यूज़पेपर्स अवेलेबल नहीं थे। बिल्कुल ब्लैंक था सब कुछ कि आखिर शुरू कहाँ से करना है? मेरी मदर भी काफ़ी परेशान रहती थी, किसी-किसी से पूछती थी। इसी तरह से फादर भी किसी से पूछते थे। हमें कुछ बुक्स के नाम भी बताए गए बट वो भी मेरे लिए उतनी यूज़फुल नहीं थी। और इसी क्रम में मैं दिल्ली आई कि मुझे दिल्ली में शायद गाइडेंस मिल जाए, कहीं से कुछ पता चले और मैं अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाऊँ। रॉबर्टसन जैसे छोटे से शहर से दिल्ली आना, दिल्ली में मैं तो अपने बहुत सारे सवालों का जवाब ढूँढने आई थी, पर यहाँ आके मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में जा चुकी थी बिकॉज़ मेट्रो से निकलते ही बहुत बड़े-बड़े कोचिंग के पोस्टर्स, हाथ में पैम्पलेट्स दे दिए जा रहे थे। मेट्रो से लेके अपने हॉस्टल तक पहुँचने में मेरे हाथ में कम से कम 50 पैम्पलेट थे कि ये पढ़ लीजिए, ये बुक ले लीजिए, यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। मैं और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई। आखिर अब क्या करें? फिर मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, सोचा, सबसे मिली और फाइनली मैंने निर्माण आईएएस जॉइन किया, जहाँ के डायरेक्टर मैं कमलदेव सर से मिली। कमलदेव सर ने स्टार्टिंग से लेके सिलेक्शन तक मेरा पूरा साथ दिया, मुझे गाइड किया और हमेशा एक जैसे गुरु अपनी भूमिका निभाता है, उन्होंने वो पूरा कर्तव्य निभाया अपना। हर बच्चा जब छोटे शहर से बड़े शहर में आता है, उसके मन में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। यहाँ तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? इस भीड़ का मैं भी तो पार्ट बन के नहीं रह जाऊँगी? ये सारे डाउट्स मेरे मन में भी थे, लेकिन दूसरी तरफ मेरे मन में था आत्मविश्वास कि नहीं मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, मैं इस भीड़ से अलग बन सकती हूँ और यही आत्मविश्वास हमेशा मेरे साथ रहा और फाइनली मेरा सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो गया। सिविल सर्विसेज क्लियर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, ऑल्दो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी पूरी प्रिपरेशन के साथ दिया था। पूरी प्रिपरेशन के बाद जब आप कोई अटेम्प्ट देते हैं तो आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं कि नहीं मेरा तो क्लियर होना ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सारे तीनों चरण क्लियर करके इस बार तो आईएएस बन ही जाना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट का जब प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल हताश हो गई थी कि जब मेरे से प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो बाकी के स्टेप्स कैसे क्लियर होंगे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, अपनी जो गलतियाँ थी उसको एनालाइज़ किया कि कहाँ क्या कमी रह गई थी, किस वजह से नहीं हुआ और सब कुछ ठीक करते हुए वापस से अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं जुट गई।
शायद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट उस टाइम हो जाता तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता, बिकॉज़ मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं प्रिपेयर था। ये बात मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने के बाद समझ में आई। फिर मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए सबसे पहले मेंस पे फ़ोकस किया। मेंस की पूरी तैयारी अपनी डन रखी, प्रीलिम्स में जो भी कमियाँ थी उनको दूर किया और फिर जाके मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और इस प्रोसेस के तहत मेरा सेकंड अटेम्प्ट में तीनों ही चरण एक बार में क्लियर हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ़ 1 अटेम्प्ट ज़रूरी है। 6 के 6 अटेम्प्ट आपको सिलेक्शन के लिए नहीं चाहिए, 1 ही अटेम्प्ट बहुत है। सभी की लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जैसे हमारी 5 उँगलियाँ हैं, ये पाँचों एक जैसी नहीं होती, वैसे ही सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। किसी को शायद फाइनेंशियल क्रंच हो, किसी को शायद कोई फैमिली सपोर्ट ना हो या एज का इश्यू हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबके साथ अलग-अलग तरह की कमियाँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन कभी भी उस कमियों को लेके नहीं बैठना चाहिए, उस चीज़ का एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए जो मुझे लगता है। नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देते हैं, मैंने अपना एग्ज़ाम हिंदी से दिया। और लोगों के अकॉर्डिंग ये एक हर्डल थी, एक बहुत बड़ी कमी थी। इवन जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो लोग कहते थे, "अच्छा हिंदी मीडियम से?" तो ऑल्दो उन्होंने कहा कुछ नहीं बट उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है कि इससे नहीं हो सकता। जब मैं अपना मेंस लिख रही थी तो मैंने एक टॉपर से गाइडेंस ली। उन्होंने मेरा मीडियम सुनते ही कहा चलो इस बार तो दे लेना, नेक्स्ट टाइम जब दोगी तो अपना मीडियम चेंज करने की कोशिश करना। इस तरह की डीमोटिवेटिंग चीज़ें आई मेरे सामने लेकिन मैंने कभी उनको माइंड नहीं किया। तो मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहूँगी कि सबकी लाइफ में कहीं कुछ न कुछ लेकिन लगा होता है। उसको अपनी कमज़ोरी बनाने के बजाय आप उसको अपनी ताकत बनाओ। आप उससे सीखो कि इस कमी होने के बावजूद आप कैसे इसको ओवरकम कर सकते हो एंड बिलीव मी आपकी जर्नी जितनी डिफिकल्ट रहेगी, आपकी विक्ट्री उतनी ही मज़ेदार होगी, आपकी सफलता उतनी ही मज़ेदार होगी। लाइफ में ये सिर्फ परसेप्शन का गेम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपके सामने एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें आधा पानी भरा है। अब एक स्टूडेंट उसको ये भी कह सकता है इस ग्लास में तो सिर्फ आधा ही पानी भरा है, मैं इसको पूरा कैसे करूँगा? दूसरा स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि ये ऑलरेडी आधा भरा हुआ है, मुझे सिर्फ आधा और भरना है। तो ये परसेप्शन का गेम है। लाइफ भी इसी तरह से है कि लाइफ के लिए आप ये कहिए मुझे ये चीज़ें मिल गई, अब मुझे सिर्फ इतना सा एफर्ट करना है ताकि मैं इसको और अच्छा बना सकूँ। रेदर देन क्रीप करने के कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसीलिए मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता। जो मिला उसको कलेक्ट कीजिए और उसको यूज़ करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। यही चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, जो मैंने किया अपने साथ। यूपीएससी प्रिपरेशन करते वक़्त एक चीज़ जो मैंने देखी लोग एडवाइस बहुत ज़्यादा करते हैं। व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग तो जगह-जगह से बिना माँगे एडवाइस मिल जाती थी। ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़नी चाहिए। जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सुनिए सबकी, लेकिन कीजिए सिर्फ़ अपने मन की क्योंकि आपके सिचुएशन में आपको किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है और आपका भला किसमें हो सकता है, ये सिर्फ़ इंसान खुद डिसाइड कर सकता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों की एडवाइस सुनेंगे, बहुत ज़्यादा किताबें खरीदेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखने की ज़रूरत है। मेरी जर्नी में एक ये भी चीज़ रही कि लोग आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं और हर स्टूडेंट के मन में ये भी रहता है कि मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे या अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया तो मैं वापस कैसे जाऊँगा, किस मुँह से जाऊँगा? इस प्रेशर में मत रहिए। आप एक एग्ज़ाम दे रहे हैं जो एक सिंपल सा एग्ज़ाम है, इसको बहुत रॉकेट साइंस मत बनाइए। अगर ये क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं क्लियर होता तो ठीक है। अपने ऊपर एक मेंटल प्रेशर कभी भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे। जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी या मेरा करने का मन था, तो लोगों ने कहा बहुत लोग आते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने, इन दिल्ली की गलियों में घूमते हैं, तुम भी आ जाओ, अपना लक आजमा के देख लो। फिर जब मैं आ गई प्रिपरेशन में, तब लोगों ने कहा कि देखते हैं, वो देखते ही बहुत सरकाज़म टाइप का था। फिर जब अगर बाय चांस आप फेल हो गए, जैसे मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई, तब भी आपको कमेंट सुनने को मिल जाएँगे, हमने तो पहले ही कहा था नहीं होगा, किसने बोला था आपको प्रिपरेशन करने के लिए? और अगर आप गलती से सेलेक्ट हो गए, तब वही लोग सबसे पहले आएँगे और बोलेंगे हमें तो पता ही था आपका होना है। इसीलिए
व्हाट विल आई सजेस्ट कि आप लोगों का विचार अपने मन से निकाल दो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। आप वो देखो कि आप लाइफ में कितने पोटेंशियल रखते हो, क्या कर सकते हो, आपको खुशी कहाँ मिल रही है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम बुक्स कैसे पढ़ें, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। ऐसा तो नहीं नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अभी भी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, तो इसमें मैं ये कहूँगी कि सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। दोनों ही तरीके हैं, या तो अपने आप बुक में ही हाइलाइट करते चलिए। अगर आपके पास थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम है, आप प्रिपरेशन इनिशियल फेज़ में हैं, तो आप उसको नोट्स बना लीजिए। मेरा हमेशा से रुझान नोट्स की तरफ रहा है। कोई भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, उसकी मेरी अलग नोटबुक होती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसकी अलग नोटबुक होती थी। जिससे क्या होता था कि हर चीज़ एक जगह कंपाइल हो जाती थी और एग्ज़ाम टाइम में उसका रिवीज़न करना आसान होता था। कभी भी कोई भी बुक पढ़ने से पहले आप सिलेबस ज़रूर पढ़िए और टेन्योर ज़रूर देखिए। अगर आपके पास सिलेबस है, तो आपको ये पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, और अगर टेन्योर है, तो उससे ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। इन दोनों को स्टडी करने के बाद जब आप बुक्स पे आओगे, तो बुक्स आप मतलब बुक में आप सही चीज़ें निकाल पाओगे कि हाँ, ये चीज़ मेरे नोट्स में जानी चाहिए और ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। पढ़ने के साथ-साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम यूपीएससी के पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड देखिए, अपनी होम टाउन को देखिए, वहाँ की जो-जो अच्छी बातें हैं, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ के सोशियोलॉजी कैसी है, इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए मॉक टेस्ट जो बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत बार मॉक टेस्ट दिए थे और मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट और लास्ट मॉक टेस्ट में मुझे खुद डिफरेंस फ़ील हुआ था। तो एक तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा मिथ है कि ये पूछेंगे कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, आपके पीछे कौन-सा कलर है वॉल का, या फिर कुछ अजीब-अजीब से क्वेश्चन्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे आर वेरी नॉर्मल पीपल, जैसे हम आप हैं वैसे ही होते हैं। और आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए अपने इंटरव्यू के समय। ये नहीं कि आपने अलग-अलग तरह की चीज़ें सोच रहे हो आप कि बहुत ज़्यादा कुछ ड्रास्टिक हो जाएगा, बहुत अलग-सा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपका जो भी डिटेल्स जाती है उनके पास, उसी में से वो क्वेश्चन निकाल के पूछते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस पता होते हैं कि हाँ, ये आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आप यहाँ कैसे आ गए, या आपने अपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट क्यों लिया, फिर आपने अपना ऑप्शनल क्यों चेंज किया, इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पे मैटर करता है आप कितने ट्रांसपेरेंट हो, अपनी बातें कितने अच्छे तरीके से सामने वाले के समक्ष रख रहे हो, और आप कॉन्फिडेंट कितने हो अपनी बातों में। तो इस चीज़ का इंटरव्यू में ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। फाइनली 28 अप्रैल 2018 को यूपीएससी का रिज़ल्ट आया। वो दिन भी बहुत ही अलग था। मॉर्निंग से ही एक्साइटमेंट थी, आज रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है, और वेट करते-करते मुझे नींद लग गई थी। फिर जब मेरी आँख खुली तब मुझे पता चला रिज़ल्ट तो आ चुका है, लेकिन मेरे फ़ोन में कोई भी मिस्ड कॉल नहीं थी, कोई मैसेज नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा नहीं हुआ होगा, इसीलिए कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, वरना फ्रेंड्स का कॉल तो आ ही जाता। फिर मैंने लिस्ट देखी, मुझे कंट्रोल एफ करने का मन नहीं हुआ कि किया और मेरा नाम नहीं हुआ तो इट विल बी अ ग्रेट शॉक, इसलिए मैंने स्क्रॉल डाउन किया और धीरे-धीरे अपना नाम खोजती रही। 100 200 तक नाम नहीं था, फिर लगा पता नहीं अब तो खत्म भी होने वाला है, पता नहीं नाम होगा कि नहीं, पर फाइनली मेरा नाम दिखा, और इट वाज़ रियली वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर मी, फॉर माय फैमिली। एक होता है कि जिसके लिए आप कई सालों से लगे हुए हो, पूरी फैमिली आपके लिए ड्रीम देख रही है कि शायद हमारी बिटिया उस पोस्ट पे पहुँच जाए, वो पूरा हो जाता है। इट वाज़ रियली अ, ग्रेट मोमेंट फॉर मी, फॉर माय फैमिली। एक ये मैसेज मैं सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को देना चाहूँगी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ये आपकी लाइफ नहीं है। इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रख के फिर प्रिपरेशन कीजिएगा। पहले तो आप अपना 100% देंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब आप ये एग्ज़ाम को दे पाएँगे, उसको क्रैक करने के सिचुएशन में आ पाएँगे। उसके बाद भी देयर विल बी 2 ऑप्शन, या तो एग्ज़ाम क्लियर होगा और या नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, बिकॉज़ आप ये देखिए यहाँ पे केवल 1000-1200 सीट्स आती हैं।
और इसका ये मतलब नहीं है कि जो 1000 लिस्ट में आए सिर्फ वही टैलेंटेड हैं, जो 1000 के बाहर हैं वो भी टैलेंटेड है, बट हो सकता है डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और अच्छा लिखा हो, उनको लाइफ में कुछ और करना हो, या ये फील्ड उनके लिए सही नहीं है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट टू ऑल यूपी एस्पिरेंट्स कि दोनों चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ पे हावी मत होने दीजिएगा कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर ही करना है। आप अपना 100% दो, क्लियर होता है तो अच्छी बात है, और नहीं क्लियर होता तो हो सकता है आपके लिए कुछ इससे भी बेहतर लिखा हो। अंत में मैं सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगी, अगर आपने आँखों में कोई अरमान ले लिया है, किसी मंज़िल को अपना मान लिया है, तो फिर क्या मुश्किल, क्या आसान। बस ठान लिया तो ठान लिया। अपनी तैयारी इतनी शांति के साथ कीजिए, इतनी शांति के साथ कीजिए कि आपकी सफलता आपका शोर मचा दे। थैंक यू सो मच।